नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जो भी आपके मन में हो, जो भी कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए क्या कैसा लगा आपको। ठीक है, आइए हम लोग आज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स शुरू करने वाले हैं। तो इसमें पहला चीज़ ये है ना कि जो फोर्स है अपना, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता है, राइट। आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहा है, तो वो कभी एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस करेगा, कभी कम करेगा, तो उसका जो फोर्स है ना वो हमेशा एक जैसा, मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई एकदम ऐसा कांस्टेंट मिले तो ये बहुत रेयर होता है, मतलब होता है, कम ही होता है। जनरली आपको रोड खाली मिलता है तो एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाता है, और फिर अचानक से गड्ढा दिख जाता है तो फिर धीरे हो जाता है, फिर कुछ गाय बैल बकरी दिख जाता है तो धीरे हो जाता है, साइकिल वाला दिख जाता है तो धीरे हो जाता है, ठीक है, टांगा वाला दिख जाता है तो धीरे धीरे हो जाता है। तो ये लगा रहता है कि फोर्स क्या है कि कभी कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है अगर होता भी है तो, बट मोस्टली कांस्टेंट कम ही होता है। तो हमारे पास क्या होता है, मोस्टली वेरिएबल फोर्स होता है। तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स जहाँ पर ऊपर नीचे हो, एक्सलेशन जहाँ पर ऊपर नीचे होता रहे समय के साथ, डिस्टेंस के साथ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा वर्क स्पेस बढ़ाते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक आध दो पॉइंट्स है वो हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जो कि फोर्स और एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक ग्राफ है, एक ग्राफ कैसा भी मान लीजिए, इसमें किताब में सिंपल टाइप का दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मान रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पहाड़ बनाया मैंने। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और इधर क्या है, ये फोर्स है, एफ एक्स है। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स के हिसाब से क्या है, फोर्स वेरी कर रहा है। ऐसा कुछ इक्वेशन होगा, इस फोर्स का कुछ इक्वेशन होगा, इस एफ एक्स का कुछ इक्वेशन होगा, हमको नहीं पता है, बट कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ करके कुछ इस इक्वेशन होगा। ठीक है, इसका ये मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कुछ इसका इक्वेशन होगा, राइट। अब इस केस में हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमको फॉर्मूला क्या पता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको ये तो पता है, लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके। लेकिन जब थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाता है, जो रियलिस्टिक सिचुएशन आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना हुआ, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना हुआ। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा छोटा पार्ट लेंगे। ये मान लेते एक सीधा सा ये था, इसके जस्ट बगल वाला पार्ट लेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पर आप लीजिए, मैं थोड़ा दूर दूर पे ले रहा हूँ, है ना। ऐसा करके आप लेते चलिए, मतलब इसको एकदम बहुत छोटा छोटा एक्स में आप तोड़ेंगे, डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटा छोटा होगा, उसमें आप उसको तोड़ेंगे तो ये क्या हमको दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम इस एक कैंडल का ये निकालना चाहें, कैंडल बोल सकते हैं इसको, कैंडल नहीं है, रेक्टेंगल समझिए। इस रेक्टेंगल का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हमको मतलब क्या देगा, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू हमारा इस छोटे से एरिया का जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसका वर्क डन है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स जो होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो होगी इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स को जब हम जोड़ देंगे ना तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, ये पूरा जो लेंथ है उसका हमको ये मिल जाएगा। मान लेते हैं इसका लेंथ था ए, ठीक है, यहाँ से ए से शुरू हुआ था और ये बी पे ख़त्म हुआ था। ठीक, इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि समेसन ऑफ डेल्टा एक्स, जो सारे डेल्टा एक्स का जब हम समेसन करेंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोलना चाह रहा था मैं। आ जाइए, तो एक छोटे से रेक्टेंगल का हमारा जो है एरिया जो है वो क्या है, वो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, जिसको हमने ये बोला है। अब हमको क्या चाहिए कि हम पूरा इसका हमको एरिया चाहिए, एरिया मिलेगा तभी तो हमको वर्क डन पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समेसन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कर देंगे। समेसन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू क्या देगा हमको, समेसन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू देगा, डब्ल्यू वर्क डन दे देगा, टोटल वर्क डन हमको दे देगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू हम इधर भी समेसन करेंगे, एफ एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ। अब एक्स एफ क्या है, बी के जो है वो एक्स एफ है अपना, और एक्स आई क्या है, ये है ए है। इसको लिख लेते हैं एक्स आई
है और ये क्या है, एक्स एफ है। ठीक है, ये यहाँ से हमको ये पता चल जाता है, वर्क डन हमारा इससे निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि डेल्टा एक्स क्या है, हम लोग बहुत छोटा ले रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा ले रहे हैं तो हमको वो दिखाना पड़ेगा ना कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, नया वाला इक्वेशन निकल के हमारे पास आता है कि W इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फिर वही समेसन वाला चीज़, एक्स आई से एक्स एफ समेसन कर रहे हैं, एफ एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, छुप तो नहीं गया, नहीं छुपा है। ठीक है, ये हमारा ये निकल के आता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म में लेके चलेंगे। इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं, समेसन के बदले क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ तक। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स, ये क्या है कि डेल्टा एक्स को बहुत छोटा बनाने के लिए हमने ये बात लिखी थी। तो डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा हो गया था हम उसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, एंड एफ एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ जाता है वर्क डन का इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल था ये। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, एक सेकेंड, अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हमारे काम का लग रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला तो आपको ये समझना है कि ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसमें ये ऑलमोस्ट इक्वल नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, सिमिलर ऐसा टाइप का कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इक्वल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये डेल्टा एक्स जो है ना ये बहुत बड़ा है, मतलब डेल्टा एक्स जो है एज ए क्वांटिटी काफ़ी बड़ा लिया गया हुआ है। इसको जब हम छोटा करते तब यहाँ पर हम लोग इक्वल लगा के लिख रहे हैं। समझ रहे हैं बात, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट्स आर अलाउड टू अप्रोच 0, डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सम इंक्रीजेज विदाउट लिमिट, मैंने बहुत सारे सम आ जाएंगे, जब समेसन हम कर रहे हैं ना उसमें बहुत सारे सम आ जाएंगे, बट द सम अप्रोचेज अ डिफरेंट वैल्यू इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन उन सब का सम जो जितना भी इनफाइनाइट भी आ जाता है एक बार के लिए, तो उन सब का सम हमको क्या देगा, हमको वो देगा एरिया अंडर द कर्व दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है, बाकी आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अब इसमें कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। ठीक है, ये भी पढ़ के देखिए आपको सब कुछ ये समझ में आएगा, इसी से रिलेटेड है सारी बातें। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। ठीक है, सवाल देखिए, इस सवाल में क्या है, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ रफ सरफेस। ठीक है, सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, force of 100 Newton over a distance of 10 meters. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduce linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meters. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाने के लिए बोला है, एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर द 20 मीटर्स। ठीक है ना, ये चीज़ बोला गया है। तो पहले तो इसमें आप ये समझिए कि ये प्लेटफॉर्म पर कैसे बिहेव हुआ होगा। मान लेते ये अपना प्लेटफॉर्म था, इस पर एक ये था ट्रंक था, इसका वेट दिया हुआ है क्या, नहीं वेट नहीं दिया हुआ है। इस पर जो वुमेन है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, कहाँ से कहाँ तक लगा पा रही है, यहाँ से ये 0 है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ तक इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, इससे जैसे ही वो आगे बढ़ता है, यहाँ पर मतलब 10 वाले पे क्या है 100 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन बोला गया है कि 20 पर जैसे ही वो पहुँचती है तो उसका फोर्स जो होता है वो होता है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर। और ये जो 100 से 50 आया है वो लीनियरली आया, लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में आया हुआ है, वो हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, और इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, हमेशा ही एक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर 50 न्यूटन का। ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है 50 न्यूटन का पीछे की ओर। ठीक है, ये बेसिक इसका डायग्राम है। अब इसको जब हम ग्राफ में लेके चलेंगे तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए। ठीक, ग्राफ में क्या होगा, 100 न्यूटन से उसने मूव कराना शुरू किया। ठीक है, कहाँ तक मूव कराया उसको, 10 तक, यहाँ इसकी वैल्यू 10 है। और 20 पर क्या मिला उसको, 20 पर क्या मिला उसको, 50 न्यूटन का वैल्यू मिला, या मान लेते हैं ये 50 न्यूटन है। ठीक है, ये 100 न्यूटन था,
ठीक है, अब बोला है कि आप 50 न्यूटन पर पहुंच गया, वो लीनियरली पहुंचा, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब और क्या बोला है इसमें, ये तो ओरिजिन है, जीरो होगा ही होगा, ये फोर्स है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ध्यान रख, मीटर का मतलब ये ध्यान रख लीजिएगा, यूनिट्स का ध्यान आप रख लीजिएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, हमेशा माइनस में लग रहा है, -50 लग रहा है, न्यूटन में होगा, और ये हमारा कुछ यूं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, छुप गया है बट 50 तक चल रहा है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कैसे ग्राफ बनाया मैंने। अब ये बात है, इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये 20 के बाद इसकी अगर न्यूटन की वैल्यू मतलब फोर्स की वैल्यू और घटते जाती है, मान लेते हैं ये और इधर से घटता हुआ चला गया, तो ये भी यहाँ से घटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन था जो लग रहा था। व्हेन द फोर्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू क्या है, घटने लग जाती है, राइट। तो ये यहाँ पर घटने लग जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने आपको बताया, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना चीज़ों का। चलिए आ जाइए, तो ये ग्राफ तो बन गया। अब ये बोल रहा है कि आप हमको क्या बताइए कि कितना वर्क डन कितना है। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, तो पहले तो फ्रिक्शन का देख लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, -50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय वुमेन कितना हो जाएगा, लेडी लिख लेते हैं, वर्क डन बाय लेडी कितना आ जाएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व, ये 100 इंटू क्या है इसका, 100 ये चौड़ाई है और 10 इसका लंबाई है, तो 100 इंटू 10 प्लस इस वाले का एरिया। दिस इज ट्रेपीजियम में सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये वाले हैं पैरेलल, है ना। 100 और 50, 100 और 50 कितना आ गया, 150 आ गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना, 10 से 20 का भी डिस्टेंस है, 10 है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 1750 आ जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स रह गया कि एक बार मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे निकलना है, तो फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से सॉल्व कीजिए, उसको निकल के आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मतलब मैथ्स में इतना तो पारंगत होंगे ही कि ऐसे सवाल और फार्मूले वगैरह आपको याद होंगे। अब ट्रेपीजियम का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे अब इसका एरिया निकालना था, तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ एक ट्रायंगल बनाते, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है आपका 10 और हाइट कितना है आपका 50। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका एरिया कितना निकल के आ जाता। ठीक है, इसका ये 10 इंटू 50 निकल के आ जाता, तो 500 प्लस 250 ये आ जाता, तो 750 प्लस 1000 आपका 1750 आ जाता। ठीक है, ये आप कैसे भी कर सकते हैं, बट इस तरह से करने से आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करते हैं, तो आप ट्रेपेजियम मान के कर लें तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ बचा, नो, वी आर डन विथ। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, वो है ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अभी हम वर्क कैलकुलेशन देख रहे थे वेरिएबल फोर्स के लिए। सॉरी, आज मोबाइल मेरा ऑन रह गया। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि अपने काम का ज़्यादा कुछ है नहीं। काम का कहने का मतलब है, अगर आप मतलब कोई सवाल बना रहे हैं तो इसमें ये किसी काम का नहीं, बस इसमें ये जो पूरा पोर्शन एक ही काम का है कि आपके 11th के एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ले कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए आप डेरिवेशन करके दिखाइए, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा और ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। बाकी अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो ये जब आपको पता है तो इसमें फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जो आपको 11th में आएगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, बेसिकली याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच तो ठीक है, आप देख के लगा सकते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, पहला तो ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है KF माइनस KI। ठीक, यही आपको लास्ट में निकाल के लेके आना है। ठीक है, और हमारे पास इनिशियल आपको ये याद रखना है कि इनिशियल हमारे पास होता है हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इस वाले फॉर्मूले को, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को वर्क एनर्जी वाले फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करना है, यही इसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यहाँ देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि कुछ ये ना इंटीग्रेट होकर के आया हुआ है। इंटीग्रेट क्या है, इंटीग्रेट होकर के आया होगा, अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो इसको थोड़ा रिवर्स में सोचिए कि क्या आया होगा।
तो कुछ एक के आया होगा जिसका आंसर रहा होगा के एफ इधर और के आई इधर। अब के किसको इंटीग्रेट करके हम के ला सकते हैं, डी के को। डी के को अगर इंटीग्रेट करें के आई से के एफ तक तो ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको सीधा लिख लेते हैं रिवर्स वे में सोच के कि दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के आई से के एफ। अब वर्क डन के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन के लिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना एक्स आई से एक्स एफ, ठीक है, एफ डी एक्स। अब एफ एक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, मतलब मान के चलिए कि एक्स का फंक्शन है वो, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं तो इंटीग्रेट हो भी नहीं पाएगा। तो एक्स एफ, ठीक है, ये हमने ये फॉर्मूला तो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के निकाल लिया, ठीक है। अभी इसको क्या है कि यहाँ तक अगर पहुँचा दे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर डी के दिख रहा था, दिनेश कार्तिक दिख रहा था ना यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दिनेश कार्तिक लगाएंगे डी के, ठीक है। डी के इक्वल्स टू 1/2 पूरा में रखिए एम वी स्क्वायर डी के इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग किसके टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, डी टी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मतलब एल एच एस को एज इट इज़ रहने दीजिए। आर एच एस पे थोड़ा काम करते हैं। आर एच एस पे काम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट को पहले बाहर लेके आ जाइए 1/2 m डी वी स्क्वायर बाई डी टी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब वी स्क्वायर को डी वी बाई डी टी तो समझ में आता है, लेकिन वी स्क्वायर को हम डी टी से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज वाली बात नहीं है, डिफ्रेंशिएशन की बात है, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको डी वी का एक फंडा लाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा हमको, 1/2 m डी वी स्क्वायर अपॉन डी वी, नीचे डी वी तो ऊपर भी एक डी वी लिखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा ना एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है इक्वल्स टू इसको 1/2 m वी स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा, और ये dv बाई dt। अब 2 से 2 कट कर दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m dv बाई dt, आगे लेके आ गए और v को हमने पीछे धकेल दिया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ से हमको पता चलता है m dv dt क्या होता है, f v को क्या लिख सकते हैं, f dx बाई dt, ठीक, चुप तो नहीं गया। अब हम वापस से इसको यहाँ पे लेके आते हैं डी के बाई डी टी, जिसको हमने एल एच एस को छोड़ा था वो, और ये हमारा नया जो नीचे आ चुका है डी एक्स बाई डी टी। अब इसको काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा, डी के इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, अब ये देखिए ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये बस डेरिवेशन के लिए काम आएगा, बाकी इतना कुछ काम का नहीं है। हमारे काम का जो है वो हम देख चुके हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना है, मैंने आपको याद करने के हिसाब से ये बताया है। आपको इसी मैंने के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर को ही लेके चलना है, यहाँ तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेके चलना है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे लेके चलना है, ठीक है। अगर जस्ट इन केस आप मिस कर जाएं कि भाई कहाँ तक जाना था, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आप थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के दिमाग में अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ही दिखाना है, W इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, ठीक है, यही दिखाना है। इसीलिए आप उसको मैंने आपको थोड़ा रिवर्स बताया कि रिवर्स करके आप एक जगह पहुंच सकते हैं ये वाले पार्ट पे, और इसको लाना थोड़ा यहाँ से आसान है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा और था नहीं बताने को। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें एक वर्क एनर्जी थ्योरम को फोर्स से थोड़ा कंपैरिजन टाइप का कुछ किया गया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे कि भाई ये कैसे क्या हुआ, जो लिखा हुआ है उसका जो हम मतलब समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें बोला गया है कि while work energy theorem is useful in variety of problems, it does not in general incorporate the complete dynamical information of Newton's second law। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, या फिर फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको लिख सकते हैं P2 को m V2 माइनस V1 बाई टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, जब हम फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन लिख रहे हैं तब हम क्या ले रहे हैं, हम मास की तो बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं,
ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल ही है। और ये क्या टाइम की, हम हर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि सारे डायनेमिकल इन्फॉर्मेशन जो न्यूटन के सेकंड लॉ में है वो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम के इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट के एफ माइनस के आई। के एफ इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बीच में क्या हुआ, कौन सा कांड किया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे थे, आप देख ही चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर। वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। इन दिस सेंस द टेम्पोरल टाइम इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज इंटीग्रेटेड ओवर एंड इज नॉट अवेलेबल एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ना, कि आप इस इक्वेशन पर फोकस कीजिए। ठीक है, हमने क्या, थोड़ा क्लियर होने दें इसको, हाँ हो गया। ये क्या था, एक्स आई कब कहाँ पर होगा, t इक्वल्स टू 0 पर होगा। और ये कहाँ पर होगा, एक्स एफ कहाँ पर होगा, t इक्वल्स टू टी एफ पे होगा। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स आई से एक्स एफ तक, यानी कि हमने टोटल टाइम जो 0 से लेकर टी एफ जो टाइम फाइनल टाइम जो लास्ट टाइम होगा, जो आखिरी का जो समय होगा, वहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसके टर्म्स में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि टाइम की बातें तो हो रही है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग एक्सप्लिसिटली, ये इम्प्लिसिटली हो रही है। एक्सप्लिसिटली अगर होता तो टाइम में ही हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम में तो हम इंटीग्रेट कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है हमारा लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है टाइम के हिसाब से, उससे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बट इनडायरेक्टली टाइम की बात तो हो ही रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो टाइम भी इनिशियल से फाइनल जा रहा होगा, राइट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बोला गया है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ये इंटरवल ऑफ टाइम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई से एक्स एफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम टाइम की बात कर रहे हैं, सीधा सीधी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है। बाकी और इसमें डिटेल में जिसको पीएचडी करना वो जा सकते हैं, बट अपने काम को समझने का इतना ही था। ये स्टेटमेंट्स आप याद रख लीजिए, ये स्टेटमेंट्स आपको सीधे सीधे एग्जाम में उठा कर पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स के टर्म्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, ठीक है, उसको देखते हैं। कितना टाइम हो गया दोस्त, 22 मिनट हो गया। चलिए, इसमें क्या बोला गया इस सवाल में सॉरी, अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 1 kg, मास 1 kg दिया हुआ है, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए स्पीड ऑफ vi इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, इंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, द रिटार्डिंग फोर्स F, फ्रिक्शन फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर द रेंज। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, किसके, ये इस फंक्शन के अबाउट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेयर के की वैल्यू हमें दी हुई है, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वी आई। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैंने हमको काइनेटिक एनर्जी फाइनल खाली पता करना है। ठीक है, कब निकालना है, जब ये पैच को क्रॉस कर गया है। ठीक है, इसका आप देखिए, पहले तो इसको ड्रॉ कीजिए, एक डायग्राम दिमाग में ड्रॉ कीजिए। प्रत्येक सवाल आपके दिमाग में एक डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम क्या ड्रॉ होगा, मान लेते हैं कोई हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इसमें एक पैच है, पैच कहाँ से कहाँ है, x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर से लेकर के x इक्वल्स टू एक्स आई ले लेते हैं इसको, और एक्स एफ ले लेते हैं फिलहाल के लिए, एक्स एफ इक्वल्स टू 2.01 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स है कितना है 1 kg का है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर एक वेलोसिटी, इसके पास एक वेलोसिटी, चूंकि ये फ्रिक्शनलेस प्लेट, यहाँ पर क्या था, फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस के बाई एक्स है। ठीक है, ये फ्रिक्शन है अपना, ठीक है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या है, एफ आर इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहाँ भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एफ आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ भी क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दोनों
मतलब डायरेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ पे तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, जीरो है तो फिर डायरेक्शन क्या ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी एक वेलोसिटी थी, इसकी कितनी थी वेलोसिटी, v इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकेंड था। ठीक है, और ये जो बॉक्स भाई साहब हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और कुछ यहाँ पर vf होगा इक्वल्स टू समथिंग, नहीं पता हमको, इसका काइनेटिक एनर्जी समथिंग होगा हाफ m क्या है 1 है, काइनेटिक फाइनल इक्वल्स टू, मैंने ये ऊपर की डायरेक्शन में नहीं होगा बट मैं वो चूँकि दिखा रहा था ऐसा कुछ। ठीक है, काइनेटिक फाइनल इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन वेलोसिटी है, हाफ mv स्क्वायर, m क्या है 1 ही है और v क्या है नहीं पता हमको, तो vf स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हैं, नहीं पता है तो। इधर की और की आई कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, m तो 1 ही है और v कितना है 4 है, 4/2 2 जूल्स का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था। फाइनल हमको पता करना है और वेलोसिटी भी हमको पता करना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताइए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, xi से xf कितना दे रखा है, xf दे रखा है 2.01, xi कितना दे रखा है 0.1 मीटर में है ऑब्वियसली। ठीक है, अंदर में इक्वेशन डालते हैं, इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस के कहाँ गया, माइनस के बाई एक्स। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नहीं है और कुछ नहीं है, माइनस के बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको आगे इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस के को क्या लिख सकते हैं, क्या के की वैल्यू दी हुई है ना 0.5 दे रखा है, माइनस 0.5। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना हो, एक्स का 1/x का dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x, या इसको ln x भी लिख लेते हैं, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 से 0.2.01 तक है ना। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कीजिए, आपको ये पता होगा मेरे ख्याल से कि log x इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, ln x भी लिख देते हैं, और दूसरी चीज़ log a प्लस log b इक्वल्स टू log a बाई b। ठीक है ना, ये ऐसा लिख देते हैं। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, है ना। अभी क्या हो गया, ये आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा, log x माइनस log 2.01 माइनस log सॉरी हाँ 0.1 आ जाएगा ना। ठीक, इससे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 0.5 log 2.01 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू 0.5 log 20.1। ठीक है, अब 21.1 की वैल्यू दी हुई होगी, हमको नहीं पता है क्या है, मतलब 20.1 की वैल्यू, बट हमको ये यहाँ पर पता है कि इसकी वैल्यू क्या निकल 1.5 निकल के आ रही है। ठीक है, सॉरी वो जो मैंने बताया था ना log a माइनस log b था, वो इक्वल्स टू log a बाई b, और log a प्लस log a b log b होता है तो वो इनटू में चला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं आया है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में था मैं। चलिए आगे आ जाइए, कहाँ गया, हो गया ना। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1.5 दी हुई है, माइनस में माइनस मिस कर गया क्या, कहीं पर यहाँ पे माइनस मिस कर गया, यहाँ माइनस 1.5 जो है इसका आंसर दिया हुआ है, जूल में हो जाएगा। अब क्या है कि अब वर्क एनर्जी थ्योरम, के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू माइनस 1.5 जूल। ठीक है, के आई कितना दिया हुआ 2 जूल, तो के एफ इक्वल्स टू ये 2 पुट कीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 जूल आ जाएगा। वंस यू गेट दिस, इसको आप इक्वेट कर दीजिए वी एफ स्क्वायर बाई 2 को, इसको ये क्या आ जाएगा, 5 2 10 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का रूट अंडर रूट इक्वल्स टू वी एफ इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा अभी। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बेस 10 करके कुछ वैल्यू यहाँ पुट की हुई है। वैसे आपको ये लॉग का जो ये वैल्यू है ना, इस लॉग का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए था,
क्योंकि अब एक एक वैल्यू लॉ का आप याद नहीं रख सकते ना, और ऐसा कुछ अटपटा वैल्यू चाहे तो स्टैंडर्ड दे, अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो उसका फिर वैल्यू पता बताए उसको। ठीक है, कितना टाइम हो गया? चलिए 30 मिनट हो चुका है, तो इसको हम लोग यहीं रैप कर दें ताकि थोड़ा लेक्चर छोटा ही रहे। क्योंकि अभी अगला टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी पकड़ूंगा तो अरे भाई 15 मिनट तो लग ही जाएगा। चलिए छोटे इसको यहीं रैप अप करते हैं। हम लोग अब स्टडी वाले पार्ट पे आते हैं। स्टडी में हम लोग, मैं कॉलेज पहुंच चुका था, वहाँ मेरे शुरू के 2-3 क्लासेस ऑफ हो गए थे, और फिर ग्रुप्स, जब क्लास शुरू हो गया तो फिर ग्रुप छोटा होने लग गया। बट इनिशियल 1 महीना जो था कॉलेज का, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बहुत मज़ा क्या आ रहा था, अचानक से पढ़ते पढ़ते जब आदमी पागल हो जाता है ना 11th-12th में, और अचानक उसको खुला छूट मिल जाता है कि भाई जो मज़े करो, तो फिर बहुत मज़ा आता है। मतलब व्हेन यू हैव सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड देन यू रिलैक्स, देन इट गिव्स यू बेटर फीलिंग। एक बहुत बढ़िया फीलिंग मिलता है जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके साथ होता है और आप उसमें रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए पहले रिलैक्स मत कीजिए। पहले रिलैक्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स करने में किसको ख़राब लगता है, बट एक अचीवमेंट के साथ जब आप रिलैक्स करते हैं ना, तो विच गिव्स यू, माने प्राइड टाइप का आपको फीलिंग आता है, एक अच्छा फील आता है। ठीक है, और ये अचीवमेंट बार बार लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि एक अचीवमेंट लेकर के अगर आप खुश हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद कोई अचीवमेंट नहीं आता है, तो फिर वो बोरिंग सा हो जाता है। अब कोई भी चीज़ आपको दे दिया जाए तो कितना दिन आपको अच्छा लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, साल भर अच्छा लगेगा, 2 साल अच्छा लगेगा, उससे ज़्यादा फिर वो बेकार ही लगता है। उसके बाद वो किसी काम का नहीं बचता, वो पुराना हो चुका होता है। तो नया नया अचीवमेंट आप करते जाइए, नया नया रिलैक्स करते जाइए। ठीक है, तो खैर जो भी था ऐसा था। फिर क्लास वाला शुरू हो गया, फिर ग्रुप वगैरह छोटा हो गया, कुछ क्लास वाले ही दोस्त बन गए, कुछ आसपास के लोग जो थे, रूम के आसपास वाले लोग थे, वो लोग भी दोस्त बन गए। तो बातचीत होती थी, रात को काफ़ी देर लग जगते थे, गाना वाना गाते थे, ऐसा कुछ बढ़िया समय चल रहा था। अभी तक रैगिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। उसमें फिर पॉलिटिक्स वाली बात मैंने आपको बताई थी कि इनिशियली वो आया था पॉलिटिक्स करने के लिए, मतलब जो जिमखाना का इलेक्शंस था उसमें। तो अब अपने को पता नहीं होता ना यार, आप 1 to 1 आप किसी को जानते नहीं होते, तो किसी को भी जो सीनियर बोला आपको उसको वोट कर देते हैं। तो हमको भी जो सीनियर बोला हमने उसको वोट कर दिया। तो जनरली 2010 में जब हम गए थे तो उस समय इतना रैगिंग का चलन नहीं था, मतलब चलन था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा था। और मेरे ईयर, ये मैं बोल भी चुका हूँ कि मेरे ईयर अगले ईयर तक थोड़ा बहुत था, उसके बाद से तो 3rd ईयर में जाने के बाद तो रैगिंग ही बंद होने लग गया। मैंने जूनियर तो मुँह पे ही आके मिलने नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता था। बट द थिंग इज़ कि रैगिंग में कुछ चीज़ें ख़राब थी। रैगिंग एज अ वर्ड बहुत स्लैंग लगता है और मतलब ऐसा लगता है ख़राब है, बट रैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप स्कूल में रहते हैं ना, स्कूल में आप किसी कभी बाहर की दुनिया को फेस नहीं किए रहते हैं। जब आपके साथ रैगिंग होता है ना, जब आपसे पूछा जाता है कि अपना नाम बताओ, हमको ये करके दो, ये करके दो, तो आपका दिमाग खुलता है। ठीक है, यू स्टार्ट बिहेविंग मैच्योरली। तो उस मैच्योरिटी के लिए रैगिंग, लेकिन हाँ उसके लिए कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, गाली गलौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली रैगिंग का मतलब है आपको खोला जाए, लेकिन उस खोलने के चक्कर में आप कुछ गलती हो गया तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, दैट इज़ एक्सट्रीम केस। तो रैगिंग होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि रैगिंग इन पॉजिटिव सेंस जो है, एक बच्चे को, एक जो स्टूडेंट 12वां पास होकर के आता है उसको खोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सीनियर से इंट्रैक्शन भी बढ़ता है, हेल्प भी मिलता है। अगर आप सीनियर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे रैगिंग के डर से, तो फिर आपको हेल्प चाहिए तो कैसे हेल्प मिलेगा? कल को आपको मान लीजिए आपकी कहीं जॉब छूट गई, तो अगर आप जितने सीनियर जानते हैं उतनी जगह आप अप्रोच लगा सकते हैं ना एटलीस्ट, कि भाई भैया मेरा ऐसा जॉब छूट गया, कहीं मेरा जॉब करवा दीजिए, ऐसा करके बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आपका इंटरेक्शन जरूरी है बेसिकली, तो वो इंटरेक्शन होना चाहिए। रैगिंग इज मेंट फॉर दैट। लेकिन अब क्या है कि गाली गलौज, थप्पड़, मार पीट, खून खराबा होने लग जाता है, दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम, और वो सब एकदम ही बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। ठीक है ना? तो ऐसा चल रहा था। तो फिर धीरे धीरे इलेक्शंस हुआ, इलेक्शन के बाद कोई बन गया, कौन था नहीं था इतना, मैं भी पॉलिटिक्स में इतना था नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करके आया था, वो थोड़े बहुत मज़े कर रहा था। अब ज़िंदगी में पहली बार कुछ लग रहा था कि अलग हो रहा है। ठीक है, एक गोल्डन पीरियड, जो मैंने सुना था कि कॉलेज लाइफ आपका गोल्डन पीरियड होता है, तो गोल्डन पीरियड के मैं मतलब आई स्टार्टेड एंजॉय दैट फेस। कुछ बढ़िया दोस्त सब मिले, एंड ज़्यादा दोस्त नहीं बनता है, कुछ लोगों के बहुत ही दोस्त बनते हैं, लेकिन मेरे दो चार ही दोस्त बने, जो एक्चुअल होता है ना, जो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो वैसे कुछ था, लॉन्ग लास्टिंग वाले कम ही थे। तो अभी 4-5 लोग होंगे, बहुत मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इलेक्शन वगैरह समाप्त हो गया, तो उसके बाद ना आया ये लोग लिखने के लिए, इलेक्शन से पहले ही आया था कि वो एक लड़का था, दोस्त है वो, मैंने हम लोग के ईयर में ही था, फर्स्ट ईयर में ही था। तो जो लोग जहाँ से होते हैं ना, उनका कोई ना कोई जान पहचान का होता ही है। लाइक अगर आप बिहार से हैं और आपके सीनियर मतलब फाइनल ईयर में मान लीजिए 50 बच्चे थे इसके,
बिहार से। थर्ड ईयर में कम से कम 100 बच्चे थे, सेकंड ईयर में कम से कम 150 बच्चे थे, तो इतने लोग मिला के एक ना एक बंदा तो आपको जानता ही होगा। अब ऐसा ही कोई किसी कोने से आया हो जिसको नहीं जानता हो, नहीं तो मोस्टली एक आध तो कोई जानता ही रहता है, तो उसको क्या करते हैं, काम पकड़ा देते हैं कि भैया तुम जो जो है लड़के उनके नाम लिख के लाओ। तो एक लड़का था हमारे इसका, तो जितेंद्र सैनी, वो एक आया था। तो अब मैं क्या था कि मैं तो हूँ बिहार से, ठीक है, बट मेरी 12th जो है वो राजस्थान से हुई थी, तो वो पूछने आया। तो अभी मेरे पास दोनों ही ऑप्शन था कि बिहार में से रैगिंग दो या फिर राजस्थान से रैगिंग दो, या फिर तीसरा ऑप्शन यही था कि ये जोन आउट हो जाओ, रैगिंग वैगिंग देने की ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हें, ठीक है। तो उसमें बहुत डराते थे कि अगर आप रैगिंग वगैरह नहीं देंगे तो आपको किसी फेस्ट में जाने नहीं मिलेगा, किसी से इंटरेक्ट करने नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ की बातें हैं, ठीक है। बट उस समय तो जब नए नए आप जाते थे आपको लगता है कि सही बोल रहा होगा, गलत क्या ही बोल रहा होगा इसमें, ये है ना। तो वो आया, जितेंद्र सैनी आया, तो मैंने उसमें 12th वाले में नाम लिखवा दिया। एक्चुअली वो बिहार के जो मतलब जो सीनियर्स थे वो काफ़ी तादाद में थे, राजस्थान में थोड़े कम सीनियर्स थे तादाद में। मतलब फाइनल ईयर में 17 ही लोग थे मेरे सीनियर्स जो फाइनल ईयर में थे। मैं फर्स्ट ईयर में था, वो लोग फाइनल ईयर में थे। 2011 में पास आउट हुए होंगे वो लोग, ठीक है। 16-17 लोग थे सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में भी वो कम ही थे, मेरे ख्याल से वही 15-17 लोग सेकंड ईयर में भी थे, और थर्ड ईयर में थोड़े ज़्यादा थे, 30-32 के अराउंड में थर्ड ईयर में थे। सारे याद करवाए गए थे हमें, अब भूल गया मैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो मोटा मोटी मिला जुला करके मतलब 60-70 सीनियर्स ही थे हमारे। बट बिहार में तो भाई साहब हर मतलब ईयर में ही कम से कम 100 आदमी था। फाइनल ईयर सेकंड ईयर में 150 आदमी रहा होगा। फर्स्ट ईयर में साला, फर्स्ट ईयर नहीं मतलब थर्ड ईयर में आपका मोटा मोटी समझिए कि 75-80 तो रहा ही होगा, और फाइनल ईयर में 60-70 रहा ही होगा। बोले इतना इतना सीनियर रैगिंग लेगा भाई, इससे बढ़िया तो कम वाले में ठीक है ना। तो मैंने कम वाला ही पकड़ लिया, और फिर शुरू हुआ वहाँ से, रैगिंग का दौर शुरू हुआ। फिर बहुत ज़्यादा ये होने लग गया, बहुत बहुत लोग रात रात को आते थे, हम लोग भी रात रात को आते। इसकी मैं और डिटेल में कहानी सुनाऊंगा मैं रैगिंग की, ठीक है। कुछ मतलब एक एक चीज़ बताना मुश्किल है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा या किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, वो मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि आप कैसे उसमें हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि वो रैगिंग एक प्रेशर भी है, ठीक है। वो अखंड जो होते हैं ना, वो स्लैंग नहीं यूज़ करना चाहता लेकिन ऐसे ऐसे होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कैसे क्या करना है मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा, बाकी आपकी समझ है, आप फॉलो कीजिए। बाकी हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे वो भी मतलब ठीक है, अच्छे थे प्रोफेसर्स। प्रॉब्लम वाज लैंग्वेज वाज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। क्या बंगालीज का ना इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो जो थोड़ा मैंने बाहर से है, एक आध तुषार जनीवा की भी हमारी प्रोफेसर्स थी ना, तो उन लोगों का मतलब एक्सेंट ठीक था, बट जो प्रॉपर बंगाल में ही हमेशा रहा है ना, उसका इंग्लिश एक्सेंट भी थोड़ा अलग लगता है। तो जब वो पढ़ाने बैठता है ना, तो समझ ही नहीं आएगा भाई ये बोल क्या गया। और जो बंगाली जो होता है आपके क्लास में, जैसे बंगाल में थे, तो जो बंगाली टीचर था और बंगाली स्टूडेंट था, तो उसको फिर समझ में आ जाता था कि वो क्या बोल रहा है, इंग्लिश ही बोल रहा है, बट उसको एक्सेंट समझ में आ जाता था, हमको नहीं समझ में आता था। तो वो एक आध थोड़ा इशू होता है। साउथ वाउथ में भी थोड़ा बहुत है। अब HDFC को HDFC बोलते हैं साउथ में, तो थोड़ा इस तरह के एच को एच बोलते हैं, तो थोड़ा इशू आता है लैंग्वेज का, बट अल्टीमेटली यू गेट सेटल टू इट। तो आते हैं जब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताता हूँ क्या कैसे हुआ रैगिंग, कैसे क्या क्या रैगिंग में। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ जितना मैं बता पाऊँगा अच्छे से बताऊँगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल जैसा कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।